18 अप्रैल 1912 अमेरिका के न्यूयॉर्क में रात के 9:30 बजे घनघोर बारिश में करीब 40,000 लोग दिल थामे हुए किसी का इंतजार कर रहे थे। वह काली रात थी जब न्यूयॉर्क में दर्द का सैलाब आने वाला था। 3 दिन यह लोग टकटकी लगाए एक जहाज का इंतजार कर रहे जिसका नाम कापेथिया का जहाज था। कापेथिया जहाज अपने साथ एक ऐसी दर्दनाक कहानी लेकर लौटा था जिसको सुनकर आज भी लोगों के दिल दहल जाते हैं। ऐसा जहाज जो कभी डूब नहीं सकता था, आरएमएस टाइटैनिक, जिसने सैकड़ों लोगों की जिंदगियां समुंदर के हवाले कर दी। और कापेथिया जहाज पर मौजूद है वह चुनिंदा लोग जिन्होंने टाइटैनिक के रौद्र रूप को अपनी आंखों से देखा। यह इतिहास की वह दिल दहला देने वाली घटना थी जिसकी कोई भी इंसान भुला नहीं सकता। यह घटना अपने पीछे कई रहस्यों को छोड़कर चली गई। नमस्कार, मेरा नाम शिवम शर्मा, मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं 10 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाने के लिए अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था, तब वहां पर एक अलग ही माहौल था, क्योंकि लोगों ने टाइटैनिक के बारे में इतना सुन रखा था कि वह टाइटैनिक की विशालता और उसकी सुंदरता को देखने के लिए उमड़ पड़े। ऐसा माना जाता है कि करीब 1 लाख से भी ज़्यादा लोग टाइटैनिक की भव्यता को देखने के लिए आए थे। और इतनी भीड़ टाइटैनिक को देखने क्यों ना आती, क्योंकि टाइटैनिक था ही इतना भव्य जहाज, 269 मीटर लंबा और इसकी ऊंचाई करीब 53 मीटर थी, जो एक 8 मंजिला ऊंची इमारत से भी ज़्यादा ऊंचा था। यह जहाज बाहर से देखने में जितना भव्य लगता था उससे ज़्यादा आलीशान तो यह अंदर से था। यह इतना लग्जरियस जहाज था कि इसमें 2 बड़े बड़े ग्राउंड, स्टेयर्स, हीटर, स्विमिंग पूल, जिम, 4 रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ और बार्बर शॉप इत्यादि थे। ऐसा माना कि टाइटैनिक एक चलता फिरता लग्जरियस होटल था जिसमें हर तरह की सुविधा मौजूद थी। टाइटैनिक लग्जरी के मामले में तो खास था ही, लेकिन एक और टाइटैनिक को खास बनाती थी वो टाइटैनिक की सेफ्टी। ये उस समय दुनिया का सबसे बड़ा सेफ और मजबूत जहाज था। टाइटैनिक को इस तरह से बनाया गया था कि इसका दूसरा नाम ही अनसिंकेबल था, मतलब कभी ना डूबने वाला जहाज। और देखा जाए तो टाइटैनिक था भी एक ऐसा जहाज जो कभी डूब नहीं सकता। इसको बनाया इस तरह से क्योंकि इसमें डबल बॉटम हल का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल हल जहाज के इस बाहरी आवरण को बोला जाता है जो जहाज को मजबूती देती है। या स्टील का बना एक मजबूत स्ट्रक्चर होता है। इसे आप जहाज की रीढ़ की हड्डी भी बोल सकते हैं, या जहाज की मेन बॉडी होता है। टाइटैनिक का हल वैसे तो मजबूत था, लेकिन इसे और ज़्यादा सेफ बनाने के लिए टाइटैनिक के इस निचले वाले हिस्से यानी बॉटम में डबल हल का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल समुद्र में कोई शिप चलती है तो उसका ज़्यादातर इस निचले वाले हिस्से में किसी अंदरूनी चट्टान या अन्य चीज़ों से टकराने का डर रहता है। तो टाइटैनिक का डबल बॉटम हल होने की वजह से अगर इसका निचला वाला हल किसी इम्पैक्ट में भी टूट भी जाए तो हल टाइटैनिक को सुरक्षित रखेगा और इसे डूबने से बचा लेगा। और टाइटैनिक का दूसरा सेफ्टी फीचर इसे ज़्यादा सेफ बना देता। दरअसल टाइटैनिक को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था। दरअसल जहाज का यह निचला वाला भाग शिप का मेन पोर्शन होता है जो पानी के अंदर चलता है। अगर मानकर चलो कि जहाज के इस वाले हिस्से में कहीं पर भी कोई छेद हो जाए तो धीरे धीरे जहाज के अंदर पानी भरने लगेगा। कुछ समय बाद जहाज पानी के अंदर डूब जाएगा। लेकिन टाइटैनिक के इस निचले हिस्से को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बांटा गया था। इससे फ़ायदा ये होने वाला था कि अगर बाय चांस जहाज से किसी चट्टान से टकराता है और उसमें लीकेज होता है तो जहाज का जो कंपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हुआ है केवल उसी में पानी भरेगा, बाकी के कंपार्टमेंट में पानी फ्लो नहीं करेगा, जिससे जहाज डूबने से बच जाएगा। और टाइटैनिक इतना बड़ा जहाज कि अगर इसके 16 में से 4 कंपार्टमेंट में भी पानी भर जाए तो यह डूबने वाला नहीं था। ऐसा होना एक असंभव सी बात थी। इसके साथ 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट डैमेज हो जाएं, क्योंकि यह कंपार्टमेंट बहुत बड़े थे। भला कोई चट्टान भी इस जहाज़ को कैसे डुबा सकती थी। इसी वजह से इस जहाज़ को कभी ना डूबने वाला जहाज़ यानी अनसिंकेबल बोला जाता था। टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने करीब 3 सालों में बनाकर तैयार किया था। 2 अप्रैल 1912 को तैयार किया था और इसके कुछ दिन बाद यानी 10 अप्रैल 1912 को इसे अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। इस जहाज़ में उस ज़माने के बड़े बड़े लोग बैठे थे। इसमें कुछ ऐसे प्रवासी भी जो अमेरिका जाकर नए जीवन की शुरुआत करने वाले थे। इस जहाज़ के कप्तान थे 62 साल के एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो एक अनुभवी कप्तान थे। ऐसा माना जाता है कि इनका आखिरी सफ़र था। इसके बाद यह रिटायरमेंट लेने वाले थे। इस जहाज़ पर करीब 2240 पैसेंजर और क्रू मेंबर्स थे। साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क पहुंचने में 7 से
8 दिनों का समय लगता था, लेकिन टाइटैनिक उस जमाने का सबसे तेज चलने वाला जहाज था। जो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी चाहती थी कि यह जहाज 6 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचे और लोग टाइटैनिक की भव्यता के साथ साथ इसकी रफ्तार को भी जाने। इस कंपनी से की ओर से टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ को जहाज को फुल स्पीड से चलाने के इंस्ट्रक्शन मिले थे। टाइटैनिक को बने हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था और ना ही टाइटैनिक के सेफ्टी टेस्ट और ट्रायल्स हुए थे, लेकिन फिर भी टाइटैनिक को एक लंबी यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा था। इसका बहुत बड़ा कारण दरअसल व्हाइट स्टार लाइन कंपनी की ओर सिपली ओलंपिक, जो देख में टाइटैनिक की तरह थी लेकिन वो इससे थोड़ी छोटी थी। इस वजह से ओलंपिक शिप को टाइटैनिक की बहन बोला जाता था। मार्च 1912 को ओलंपिक शिप में खराबी आ गई। इस वजह से ओलंपिक इमरजेंसी में बंदरगाह पर रिपेयर होने के लिए आई। अब यह शिप इतनी बड़ी होती कि इनको रिपेयर होने में कई महीनों का समय लग जाता है, जो इस वजह से व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का बिजनेस इन महीनों में बंद पड़ा जाता। तो कंपनी ने अपने बिजनेस को जारी रखने के अगले ही महीने यानी अप्रैल में अपनी नई शिप टाइटैनिक को लॉन्च करने का फैसला किया, क्योंकि यह टाइटैनिक की पहली यात्रा जिस वजह से टाइटैनिक के क्रू में कुछ अनुभवी लोगों का होना भी था। इस वजह से टाइटैनिक के कुछ क्रू मेंबर्स को हटाकर ओलंपिक के कुछ क्रू मेंबर्स को टाइटैनिक के क्रू में शामिल किया गया। टाइटैनिक का एक ऑफिसर था डेविड ब्लेयर, इसको हटाकर इसकी जगह पर ओलंपिक के एक ऑफिसर को इसकी जगह पर ड्यूटी पर नियुक्त किया गया। तो डेविड ब्लेयर जब शिप को छोड़कर अपने घर जा रहे तो गलती से लॉकर की चाबी को भी अपने साथ ले आया और दुर्भाग्य से टाइटैनिक पर मौजूद इकलौता दूरबीन भी उसी लॉकर में बंद था। डेविड ब्लेयर के द्वारा की गई छोटी सी गलती आगे चलकर टाइटैनिक को डुबो देती है। आखिर वो घड़ी आ ही गई जब 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने पहले ऐतिहासिक सफर पर रवाना होता है। कैप्टन स्मिथ भली भांति जानते थे कि साल के इन महीनों में समुद्र में बहुत ज़्यादा आइसबर्ग मिलते हैं। इस वजह से इन्होंने खतरे को भांपते हुए नॉर्दर्न रूट के सीधे रास्ते को छोड़ते हुए साउदर्न रूट के इस थोड़े लंबे रास्ते को चुना। दरअसल आइसबर्ग समुद्र में मौजूद छोटे छोटे बर्फ के पहाड़ होते हैं। यहाँ बर्फ के पहाड़ ग्लेशियर से टूटकर समुद्र की लहरों के बीच समुद्र में आ जाते हैं। आप इस मैप को देखिए, इसमें ग्रीनलैंड से बर्फ के छोटे छोटे पहाड़ टूटकर इस रास्ते के द्वारा अटलांटिक ओशियन में पहुंचते हैं। तो वाला जो रीजन है इसमें अप्रैल के महीने में बहुत ज़्यादा आइसबर्ग टूट आते हैं। अच्छी बात यह है कि आइसबर्ग को अटलांटिक ओशियन में पहुंचते पहुंचते करीब 2 साल लग जाते हैं और अटलांटिक ओशियन तक पहुंचते पहुंचते आइसबर्ग पिघल कर समुद्र में पानी में विलीन हो जाते हैं। जो आइसबर्ग बहुत ज़्यादा बड़ा है वही अटलांटिक ओशियन के बीच में आ पाता है। तो कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग के खतरे को टालने के लिए इस रास्ते के बजाय इससे थोड़े दूर के रास्ते को चुना, जहाँ पर आइसबर्ग मिलने के चांसेस बहुत कम हो। या समय था जब जहाज में आइसबर्ग इत्यादि को देखने के लिए कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। इस वजह से जहाज के सामने थोड़ी ऊंचाई पर यहाँ पर एक क्रोज नेस्ट होता है, इसे लुकआउट पॉइंट भी बोलते हैं। इस क्रोज नेस्ट में हमेशा 1 से 2 लोग दूरबीन लेकर बैठे रहते हैं, जो दूर तक सामने देखते रहते हैं कि जहाज के सामने कोई अड़ा तो नहीं जिससे जहाज टकरा जाए। और जब यह जहाज पानी में चलते हैं तो सभी जहाज वायरलेस रेडियो के जरिए एक दूसरे को संदेश भेजते हैं कि कौन सी जगह पर क्या अड़च है। जब टाइटैनिक आधे रास्ते पर पहुंच चुका तब इसको कोऑर्डिनेट से आइसबर्ग होने की पहली चेतावनी मिलती है। यह आइसबर्ग अभी टाइटैनिक से 1 दिन की दूरी पर था। टाइटैनिक पर सीनियर ऑफिसर जैक फिलिप्स इस वायरलेस रेडियो सिस्टम को ऑपरेट कर रहे थे और दूसरे जहाज के साथ संपर्क में बने हुए 14 अप्रैल को दोपहर में टाइटैनिक को आइसबर्ग के होने की दूसरी चेतावनी मिलती है। वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स इन चेतावनी को ही के बारे में जहाज के कप्तान को आगाह करते हैं। टाइटैनिक के इस पहले सफर पर टाइटैनिक का मालिक जोसेफ ब्रूस भी था। जब कैप्टन स्मिथ ने जहाज के मालिक ब्रूस स्मिथ की आइसबर्ग की मिलने वाली चेतावनी को बारे में बताया तो ब्रूस स्मिथ ने इन चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि समुद्र में आइसबर्ग मिलना एक आम बात है और जिस जहाज में बैठे हुआ एक मजबूत और कभी न डूबने वाला जहाज है। ब्रूस इसमें नहीं चाहता था कि चेतावनी हो की वजह से जहाज की स्पीड कम हो और जहाज अपने निर्धारित समय से लेट पहुंचे। इसके बाद टाइटैनिक को आइसबर्ग की 5 बार और चेतावनियां मिलती हैं। टाइटैनिक को जो आखिरी चेतावनी मिलवाया एस कैलिफोर्निया जहाज से मिलती है। रात हो चुकी थी और दुर्भाग्य से आज आसमान चांद भी नहीं निकला था, जिस वजह से
विजिबिलिटी बहुत कम थी और क्रूज नेस्ट में बैठे लोगों के पास दूरबीन भी नहीं था जिससे वह दूर से ही सामने आने वाली अड़च को देख पाए। टाइटैनिक अपनी फुल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। आइसबर्ग से टाइटैनिक अभी 2 घंटे की दूरी पर था। घनघोर अंधेरे में समुद्र के पानी को तेजी से चीरते हुए टाइटैनिक आगे बढ़ता ही चला जा रहा था, बिना इस बात की परवाह किए कि रास्ते में अभी वह चल रहा है उसके सामने एक बहुत बड़ी व बर्फ की चट्टान मौजूद है। रात के 11:30 बज चुके थे। अब टाइटैनिक आइसबर्ग से महज 6 किलोमीटर दूर था और जिस रफ्तार से टाइटैनिक चल रहा था उस रफ्तार से यह अगले 10 मिनटों में आइसबर्ग के पास पहुंचने वाला था। टाइटैनिक के क्रूज नेस्ट में 2 बहादुर लोग, फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली, ये दोनों कड़कड़ाती ठंडी और रात के काले अंधेरे में टकटकी लगाए जहाज के सामने आने वाली अड़च को देख रहे थे। इन दोनों के लिए परेशानी यह थी कि जहाज पर बैठे उन्हें यहाँ पर ठंडी हवा का सामना करना पड़ रहा था, जिस वजह से इनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। इनके पास कोई दूरबीन भी नहीं था, जिस वजह से यह ज़्यादा दूर की चीज़ों को भी देख नहीं पा रहे थे। कम रोशनी में आंखों से ज़्यादा दूर मौजूद चीज़ों को देख पाना संभव नहीं था। रात के 11:30 पर क्रूज नेस्ट में बैठे फ्रेडरिक फ्लीट को दिखाई देता कि सामने एक आइसबर्ग है। उसने बिना देर किए जल्दी से 3 बार घंटी को बजाया। तुरंत ब्रिज पर मौजूद ऑफिसर्स को फ़ोन करता और बताता है कि सामने आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को लेफ्ट साइड में मोड़ो। ब्रिज पर मौजूद फर्स्ट ऑफिसर विलियम ने जैसे ही इस चेतावनी को सुना उसने तुरंत एक्शन लेते हुए जहाज को रोकने के लिए फुल स्पीड में रिवर्स में इंजन को चालू कर दिया और जहाज को तेज़ी से लेफ्ट साइड में मोड़ने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जहाज की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि इतने कम समय में रिवर्स चालू इंजन करने के बाद भी इसे रोका नहीं जा सकता था और जहाज इतना बड़ा था कि कम डिस्टेंस में एकदम इसको मोड़ा नहीं जा सकता था। काफ़ी हद तक टाइटैनिक के रास्ते को मोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी रात के 11:04 पर टाइटैनिक का आगे का राइट वाला हिस्सा बर्फ की चट्टान से टकरा जाता है। टकराव इतनी जोर से हुआ कि जहाज पर मौजूद सभी यात्रियों को इसने हिलाकर रख दिया। दुर्भाग्य से टाइटैनिक का डबल बॉटम हल किसी काम नहीं आया, क्योंकि आइसबर्ग से यह इम्पैक्ट जहाज के साइड में हुआ जहां पर सिंगल लेयर ही लगी। जब कैप्टन स्पिन ने नुकसान की जांच पड़ताल और जहाज में हुए नुकसान को देखा तो पता चला कि जहाज के 6 कंपार्टमेंट डैमेज हो चुके हैं और उनमें से पानी तेजी से भर रहा था। कैप्टन स्मिथ शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जहाज केवल 4 कंपार्टमेंट के भरने तक ही तैर सकता था, लेकिन 6 कंपार्टमेंट में पानी भरने का मतलब कि जिस जहाज को अभी तक अनसिंकेबल बोला जा रहा था अब वह डूब सकती है। 20 मिनट गुजर चुके थे। रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ क्रू डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने के लिए कहा ताकि आसपास मौजूद कोई जहाज उन्हें बचाने के लिए आ जाए। वायरलेस ऑपरेटर चेक फिलिप्स लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने में जुट गए। दुर्भाग्यवश आसपास कोई भी जहाज ऐसा नहीं जो टाइटैनिक द्वारा भेजे गए डिस्ट्रेस सिग्नल को पकड़ पाए। 6 कंपार्टमेंट पानी भर चुके थे और पानी अब डेक के ऊपर से बहने लगा। कैप्टन स्मिथ लाइफ बोट्स को समुद्र में उतारने का आदेश देते हैं। सभी लाइफ बोट्स को बाहर निकाला जाने लग। दुर्भाग्यवश उस समय टाइटैनिक पर केवल 20 ही लाइफ बोट मौजूद थे और लाइफ बोट की क्षमता केवल 65 लोगों की थी। 20 लाइफ बोट के द्वारा केवल लगभग 1200 लोगों को बचाया जा सकता था और जहाज पर 2200 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। हड़बड़ी में शुरुआत में जो लाइफ बोट उतारी जा रही उनमें केवल 27 से 28 लोगों को ही भेजा जा रहा था और लाइफ बोट को केवल आधा ही भरा जा रहा था। प्रोटोकॉल यह था कि औरतों और बच्चों को पहले लाइफ बोट में भेजा जाएगा। जहाज अभी कुछ भी ऐसे लोग जो मान रहे थे कि जहाज कभी डूब नहीं सकता और वह एकदम रिलैक्स थे। इधर जैक फिलिप्स लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे जा रहे थे और सौभाग्य से इनका डिस्ट्रेस सिग्नल पास में मौजूद एक जहाज कैपेथिया को मिलता है और 12:30 पर कैपेथिया जहाज से संदेश आता है कि वह टाइटैनिक पर मौजूद लोगों को बचाने आ रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती यह है कि कैपेथिया जहाज अभी टाइटैनिक से करीब 107 किलोमीटर दूर था और कैपेथिया अपनी फुल स्पीड पर चलता तब भी कैपेथिया को टाइटैनिक तक पहुंचने में 4 घंटों का समय लगने वाला था। सवाल यह है कि 4 घंटों तक टाइटैनिक सरवाइव कर पाएगा। जैसे जैसे टाइटैनिक के आगे हिस्से में पानी भरता जा रहा है वैसे वैसे जहाज की आगे और झुकता जा रहा, पानी में धंस चला जा रहा। टाइटैनिक का टिल्ट बढ़ने लगा तो लोगों में अफरा तफरी मच गई। अब सबको समझ आ चुका है कि टाइटैनिक अब डूब जाएगा। सब लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट में चढ़ने के लिए अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश करने लगे। लाइफ बोट में फर्स्ट क्लास के लोगों को बचाने ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही थी। 1:50 पर जहाज़ से आखिरी लाइफ बोट को उतारा गया। उसके बाद भी जहाज़ पर
1500 से ज़्यादा लोग बच गए। 1500 से ज़्यादा लोग बच। ठंडा, इतने ठंडे पानी में कोई भी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 30 मिनट तक ही जिंदा रह सकता था। कुछ लोगों ने मौत को स्वीकार कर लिया, वह मौत को गले लगाने के लिए तैयार थे, लेकिन इधर जहाज़ के क्रू मेंबर्स अभी भी मदद की आशा में डिस्ट्रेस सिग्नल भेज जा रहे थे। आसमान में फ्लेयर्स चला रहे थे ताकि आसपास मौजूद किसी जहाज़ का ध्यान उनकी ओर जाए और उनको बचा ले, लेकिन कोई भी जहाज़ उनको बचाने के लिए नहीं आता। टाइटैनिक में पानी के भरने की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। टाइटैनिक बहुत तेज़ी से डूबने लगा। टाइटैनिक का आगे का भाग पूरी तरह से पानी के अंदर घुस चुका था और पिछला वाला हिस्सा पानी के ऊपर उठने लगा। जब जहाज़ के कप्तान स्मिथ ने क्रू को बोल दिया कि अपनी अपनी जान बचाओ, लेकिन जैक फिलिप्स अभी भी अपनी जान की परवाह किए बगैर डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने में जुटे हुए थे। जब तक जहाज़ पर इलेक्ट्रिसिटी थी तब तक फिलिप्स उनकी मदद करने आ रही इकलौती शिप कार्पेथिया से संपर्क बनाए हुए थे। कैप्टन स्मिथ ने अपने जहाज़ को न छोड़ने का फैसला किया। जब जहाज़ का आगे का भाग पूरी तरह से पानी के अंदर घुस चुका था तो शॉर्ट सर्किट की वजह से जहाज़ पर अंधेरा छा गया। अटलांटिक ओशियन लोगों की चीख से गूंज रहा था। जहाज़ का पिछला भाग पूरी तरह से हवा में खड़ा था और दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि टाइटैनिक दो भागों में टूट गया। रात के 2:02 पर आरएमएस टाइटैनिक देखते ही देखते अटलांटिक महासागर की गोद में समा गया। कभी न डूबने वाला जहाज महज 2 घंटे 40 मिनट में समुद्र की गहराई में चला गया। जो 1500 से ज़्यादा लोग इस पर सवार थे उनमें कुछ इसके साथ डूब गए और कुछ को समुद्र के ठंडे पानी ने मार डाला। कैप्टन स्मिथ अंत तक अपने जहाज़ पर ही डटे रहे। टाइटैनिक के डूबने के करीब 2 घंटों के बाद अगले दिन सुबह कार्पेथिया जहाज़ बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंचता और केवल 706 लोग ही इस हादसे में जिंदा बचे थे। 3 दिनों के बाद 18 अप्रैल 1912 को रात के 9:30 बजे कार्पेथिया न्यूयॉर्क में पहुंचा, जहां पर 40,000 लोग तेज बारिश में कार्पेथिया का इंतजार कर रहे थे। इस हादसे के बाद कई ऐसे सवाल खड़े हुए जिनका जवाब आज भी लोग खोज रहे हैं, लेकिन जब इसकी इन्वेस्टिगेटिंग की गई तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। जब टाइटैनिक डूबा था उस पर मौजूद हर एक व्यक्ति को बचाया जा सकता था, क्योंकि टाइटैनिक से महज 37 किलोमीटर दूर एक और जहाज़ मौजूद था जो समय पर आकर मदद कर सकता था। यह वही SS कैलिफोर्निया जहाज़ था जिसने आखिरी बार टाइटैनिक को आइसबर्ग की चेतावनी भेजी थी। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि SS कैलिफोर्निया जहाज़ टाइटैनिक की मदद करने के लिए नहीं गया, जबकि उन्हें होराइजन में आसमान में छोड़ी जाने वाली फ्लेयर्स भी दिखाई दे रही थी। इन्वेस्टिगेटिंग में पता चला कि समुद्र में आइसबर्ग के खतरों को देखते हुए कैलिफोर्निया जहाज़ ने रात में आगे न बढ़ने का फैसला किया और उन्होंने रात में अपने वायरलेस रेडियो को भी बंद कर दिया था, जिससे उनको टाइटैनिक का कोई भी डिस्ट्रेस सिग्नल रिसीव नहीं हो पाया। जब SS कैलिफोर्निया के क्रू के टाइटैनिक से उड़ने वाले रॉकेट्स और फ्लेयर्स को देखा तो उन्होंने कैलिफोर्निया के कप्तान स्टैनले लॉर्ड को इस बात की जानकारी भी दी। स्टैनले लॉर्ड ने क्रू को मॉर्स लैब से टाइटैनिक को संकेत भेजने को कहा और SS कैलिफोर्निया का क्रू मॉर्स लैब से टाइटैनिक को सिग्नल भेजता रहा, लेकिन शायद टाइटैनिक पर इतनी हड़बड़ी मची हुई थी कि किसी ने SS कैलिफोर्निया से आ रहे मॉर्स सिग्नल को नहीं देखा। दरअसल उस समय इस तरह की लैब से डार्ट के द्वारा एक दूसरे से जहाज़ संपर्क करने के लिए मोर्स कोड का इस्तेमाल किया जाता था। काश कैलिफोर्निया जहाज़ का रेडियो ऑन होता तो शायद उस दुर्घटना में इतनी जानें न जाती। टाइटैनिक के इस हादसे को हुए साल दरअसल गुजरती जा रही है, लेकिन एक सवाल जो लोगों को परेशान किए जा रहे थे कि आखिर वह जहाज़ जिसे कभी न डूबने वाला जहाज़ बोला जाता था वह कैसे डूब गया। इस सवाल का जवाब तभी मिल सकता है जब टाइटैनिक जहाज़ का मलबा मिले। खूब सारी खोजबीन की, लेकिन अटलांटिक महासागर ने टाइटैनिक को अपनी गोद में ऐसे छुपा रखा था, उसका मलबा किसी को मिल ही नहीं रहा था। RMS टाइटैनिक के मलबे को समुद्र की गहराइयों में ढूंढते ढूंढते 70 सालों से भी ज़्यादा का समय गुजर चुका था। तब जाकर सितंबर 1985 में पहली बार टाइटैनिक के मलबे की झलक देखने को मिली। अमेरिकन ओशिनोग्राफर रॉबर्ट वेलाडे जो वो व्यक्ति थे जिन्होंने टाइटैनिक के मलबे को खोज निकाला था। जब से टाइटैनिक का मलबा मिला है तब से लेकर आज तक इस पर कई बार खोज भी होती रही, लेकिन टाइटैनिक के मलबे पर की गई शोधों से इस बात की गुत्थी को सुलझा दिया कि अनसिंकेबल जहाज़ आखिर क्यों और कैसे डूबी। ओशियानोग्राफर्स के होश उड़ गए जब
उन्होंने टाइटैनिक के मलबे को देखा, क्योंकि टाइटैनिक समुद्र के बॉटम में दो हिस्सों में टूटा पड़ा। जहाज का आगे का हिस्सा बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, लेकिन पिछला वाला हिस्सा इतनी बुरी कंडीशन में है क्योंकि उसको देखकर ऐसा लगता है कि यह टाइटैनिक का दूसरा भाग ही नहीं। पिछला वाला हिस्सा फ्रंट हिस्से से करीब 2000 फीट की दूरी पर है। काफ़ी खोजबीन के बाद पता चला कि जब टाइटैनिक को बनाया गया था तब इसमें टाइटैनिक के हल को मजबूती देने के लिए जो रिवेट्स लगाई गई थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की थी। यहाँ पर कंपनी ने जहाज़ को बनाते हुए कास्ट कटिंग करने की कोशिश की। अब चूंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, इस वजह से जिस जगह पर आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराए उस जगह रिवर्स प्रेशर पड़ने की वजह से खुल गया और आपस में जुड़ी प्लेट्स अपनी जगह से खिसक गई, जहां से पानी अंदर घुसने का रास्ता मिल गया। आज टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराइयों में वातावरण से लड़ाई लड़ते हुए अपने अस्तित्व को खोता जा रहा है और ऐसा माना जाता है कि आने वाले कुछ सालों में समुद्र से टाइटैनिक के निशान भी गायब हो जाएंगे। टाइटैनिक की यह घटना सच में एक दिल दहला देने वाली घटना थी, लेकिन